नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर को समाप्त किया था। आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद। तो आपको क्लियरली मेंशन किया गया था कि वायरस यानी विषाणु केवल और केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है कि कौन केवल परपोषी में गुणन करता है, विषाणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोगों के समुच्चय का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है जुकाम, इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर बी पोलियो, खसरा। ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड एवं टीबी। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है कि विषाणु जनित रोगों के समुच्चय का चयन करने के लिए, ठीक है, यानी आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जिसमें दिए हुए सभी रोग विषाणु से होते हैं। तो आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जुकाम विषाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू भी कहा जाता है, यह भी विषाणु जनित रोग है, यानी आपका ऑप्शन सही है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। पोलियो, खसरा, ये दोनों रोग भी आपके विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, पोलियो भी विषाणु से होता है और खसरा भी विषाणु से होता है, यानी यहाँ पर दो ऑप्शन हैं जो विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, विषाणु जनित रोग। आपसे विषाणु जनित रोग ही पूछा गया है, यानी दो ऑप्शन यहाँ सही हो रहे हैं। तो आपको एक तीसरा कॉमन ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पर आपको ए और बी दोनों मिल जाए। हालांकि एक बार सी पर नज़र डालते हैं, क्या पता सी भी हो। ठीक है, तो टाइफाइड एवं टीबी, टाइफाइड एवं टीबी ये आपके जीवाणु जनित रोग हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है और टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो टाइफाइड और टीबी तो आपका हो गया जीवाणु जनित रोग, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन आपको एक ही चयन करना है। ठीक है, तो जब दो ऑप्शन आपके मैच कर रहे होते हैं तो आपको कॉमन ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। आप डी ऑप्शन पे जब नज़र डालेंगे, देखिए ए और बी दोनों, आपने देखा था ए वाला ऑप्शन भी विषाणु जनित रोग का था और बी वाला ऑप्शन भी विषाणु जनित रोग का था, यानी आपको क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर ए है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस और ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। देखिए, टाइफाइड और टीबी अभी बताया गया है कि जीवाणु जनित रोग हैं। आपसे पूछा गया है वायरस से होने वाला रोग, यानी विषाणु से होने वाला रोग। ठीक है, मलेरिया के बारे में ध्यान देंगे, बताया गया है कि यह एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, यानी आपका क्या ऑप्शन सही हो गया, हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जैसे है तो वह HBV से होता है, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस से। ठीक है, तो हेपेटाइटिस आपकी कैसी बीमारी है, एक विषाणु से होने वाली बीमारी है, वायरल डिसीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर बी भिंडी का पीत रोग। यहाँ पादप रोग का भी नाम दिया है। ठीक है, आपको कुछ पादप रोग भी बताए गए थे, तो आपको याद करना है कि कौन से पादप रोग किससे होते थे। वहाँ जीवाणु से बताया गया था, कवक से बताया गया था और एक रोग विषाणु से बताया गया था। तीन रोगों को आपको याद करना है। ठीक है, स्पेशली। नेक्स्ट है हैजा और पोलियो। इसमें आपको चयन करना है कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, पोलियो अभी बताया गया, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, एक वायरल डिसीज है। चिकन पॉक्स जिसको बड़ी माता के नाम से जानते हैं, ठीक है, यह भी आपका एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, भिंडी का पीत रोग, देखिए पादप रोगों में 3 रोगों के नाम बताए गए थे,
एक था सिट्रस कैंकर जो कि जीवाणु से होता था, एक गेहूं का रस्ट रोग कवक से होता था, भिंडी का पीत रोग वायरस से होता था, यानी ये भी आपका वायरस से होने वाला रोग हो गया। हैजा जिसको हम लोग कालरा भी बोलते हैं, ठीक है, कालरा, यह जो है एक बैक्टीरिया विब्रियो कालेरी से होता है। और जब यह बैक्टीरिया से हो रहा है तो वायरस से तो हो नहीं सकता, यानी आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, हैजा। हैजा वायरस से होने वाला रोग नहीं है, बल्कि यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोगों के समुच्चय का चयन कीजिए। जैसे पिछले में पूछा था विषाणु जनित रोगों के समुच्चय का चयन कीजिए, उसी प्रकार से पूछा हुआ है जीवाणु जनित रोगों के समुच्चय का चयन कीजिए, यानी यहाँ जीवाणु रोगों का चयन करना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अतिसार मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है टाइफाइड टीबी, ब्रैकेट में क्षय रोग लिखा हुआ है क्योंकि इसे क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है फ्लू एवं खसरा और ऑप्शन नंबर डी है हैजा मलेरिया। तो चलिए देखते हैं क्या है, ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। अतिसार और मलेरिया, ध्यान देंगे, अतिसार जिसको खूनी पेचिश या अमीबी पेचिश के नाम से जानते हैं, यह भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और प्रोटोजोआ का नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। आप याद कर सकते हैं, शायद आपकी बुक में दिया नहीं है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसी प्रकार से मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ये तो वही प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में चला गया, ठीक है। हमें किसका चयन करना है, जीवाणु रोग का चयन करना ना, प्रोटोजोआ जनित रोग, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटोजोवन डिसीज, ठीक है। प्रोटोजोआ लिख के यल लगा देना है, प्रोटोजोन डिसीज, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग। बैक्टीरिया से जो होता है उसको बैक्टीरियल डिसीज बोलते हैं, वायरस से वायरल डिसीज, प्रोटोजोवन डिसीज, ठीक है। उसी प्रकार से फंगस से होगा क्या बोलेंगे, फंगल डिसीज बोलेंगे, ठीक है। टाइफाइड एवं टीबी क्षय रोग, तो जैसा कि अभी बताया गया था टाइफाइड और टीबी जीवाणु से होते हैं, तो ये आपका जीवाणु जनित रोग है, यही तो पूछा हुआ है शायद, जीवाणु जनित रोगों के नाम। अगला है फ्लू एवं खसरा, तो फ्लू एवं खसरा आपको पहले ही बताया जा चुका है, ऊपर लिखा हुआ है फ्लू विषाणु जनित रोग है, खसरा भी विषाणु जनित रोग है, तो वायरल डिसीज हो गया, ये भी ऑप्शन गलत होगा। हैजा, हैजा देखिए एक जीवाणु रोग है, ठीक है, ये विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। लेकिन यहाँ जो अगला ऑप्शन है इसका जो सहचर है, ठीक है, मलेरिया, आप देख रहे हैं मलेरिया लिखा हुआ, मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, तो ये ऑप्शन तो पूर्णतः सत्य नहीं है। आप कहाँ पर है जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। इसी प्रकार से आपको चूज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना है, भले ही आपको सही आंसर आ रहा हो, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दें, कब कहा जा रहा है, पढ़ रहे हैं, ना कि एग्जाम में। एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठ के उसको एनालिसिस करें, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप सारे ऑप्शन का एनालिसिस करिए एक एक शब्द पर, कि हैजा जब बैक्टीरियल डिसीज था तो इस ऑप्शन पे क्यों नहीं लगाया गया, तो आपको समझ में आया क्योंकि मलेरिया लिखा हुआ है, मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लू और खसरा को देखना है, क्यों नहीं ऑप्शन नंबर सी हो गया, तो आपको याद आएगा फ्लू और खसरा वायरस से होते हैं, ठीक है। अतिसार और मलेरिया पे भी आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा वो प्रोटोजोआ से होता है। इस तरीके से आपके 3 ऑप्शन गलत होते हैं। ऐसा करने से आपको क्या होगा, आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, आईक्यू लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे आपका जो एग्ज़ाम में स्पीड रहेगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा हल करने का, ठीक है। वहाँ आपको तुरंत जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आंसर होगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कौन कौन से ऑप्शन वहाँ गलत हो सकते हैं। तो आईक्यू लेवल अपना इंक्रीज करना है तो आपको सारे ऑप्शन देखने हैं। ज़्यादातर लोग गलती यही होती है कि वो केवल सही ऑप्शन ढूंढते हैं, जल्दी से मिल गया लगा के चलिए आए, देखा नहीं बाकी में क्या लिखा है। ऐसे गलतियां भी हो जाती है जब कॉमन ऑप्शन होता है, जैसे कि इस वाले सवाल में था, ठीक है, उनको ए पे दिखा और ए पे लगा के चले आए, जबकि बी भी है। इस प्रकार से ए और बी दोनों डी ऑप्शन पे आना था आपको। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब पढ़ रहे हो तो आप एनालिसिस करके पढ़िए,
एक एग्जामिनर की तरह खुद को बनाइए कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो कैसे क्वेश्चन को सेट करता। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका IQ लेवल इंक्रीज होगा और एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अतिसार, मलेरिया। तो आपको अब तक याद आ ही चुका होगा, अभी बता के आ रहे हैं, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अतिसार एंटमीबा हिस्टोलिटिका और मलेरिया प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं, जुकाम एवं खसरा ये विषाणु जनित रोग हैं। हैजा क्षय रोग यह जीवाणु जनित रोग हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन लगा हुआ है टाइफाइड उसी में। टाइफाइड तो जीवाणु से होता है और हमें किसका चयन करना है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का चयन करना है। यहाँ के सारे ऑप्शन की चर्चा हो चुकी है, तो डायरेक्ट यहाँ बताते हैं कि अतिसार और मलेरिया यहाँ प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में खुरपका तथा मुंहपका रोग का कारण है। आपको याद होगा, पढ़ाया गया था कि गायों में एक विशेष रोग होता है, पशुओं में, मवेशियों में। ठीक है, यानी पालतू पशुओं में एक रोग होता है खुरपका एवं मुंहपका रोग, जिसमें खुर पक जाते हैं, मुंह पक जाते हैं। ठीक है, यह किसके कारण होता है, तो आपको याद आ गया होगा, ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका कारक क्या था, विषाणु था। ठीक है, खुरपका एवं मुंहपका रोग किससे होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग का कारण है। एंथ्रेक्स रोग यह एक जूनोटिक डिसीज था। ठीक है, जो मनुष्यों एवं पशुओं दोनों को संक्रमित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु, बैसिलस एंथ्रेसिस। ऑप्शन नंबर सी है विषाणु। ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। अब जरा याद करिए, आपको याद होगा सन 1876 ईस्वी में एक वैज्ञानिक नाम था रॉबर्ट कोच। इन्होंने क्या खोजा, एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज की। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज की और उस जीवाणु का क्या नाम था, बैसिलस एंथ्रेसिस था। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग होता था, नाम क्या किया गया उसका, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो जीवाणु दो जगह दिया है, एक जगह लैक्टोबैसिलस दिया है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी वाले पे जो है लिखा हुआ जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस, आपका यही ऑप्शन सही होगा कि वह एक जीवाणु है और जीवाणु का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। बाकी विषाणु और प्रोटोजोआ तो आपके होने वाले नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, एंथ्रेक्स रोग का कारण बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल पशुओं में, केवल मनुष्यों में, केवल पादपों में, पशुओं तथा मनुष्यों दोनों में। ठीक है, तो आपको याद होगा, बताया गया है कि एंथ्रेक्स एक जूनोटिक डिसीज है, मतलब ये जंतुओं में होता था, पशुओं में होता था और पशुओं से मनुष्यों में आया। और अभी का क्या कंडीशन है, पशुओं और मनुष्यों दोनों को संक्रमित करता है। ठीक है, मुख्य रूप से तो यह पशुओं में होने वाली बीमारी है, लेकिन पशुओं से यह इंसानों में आई। ठीक है, जैसे स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू किस में होता है, सूअर में होता है। अब अगर संक्रमित सूअर का मांस खाते हैं, ठीक है, तो इंसान भी स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो जाता है। इसी प्रकार से बर्ड फ्लू बर्ड में होता है, लेकिन अगर संक्रमित बर्ड का मीट खाएंगे तो क्या होगा, इंसान भी संक्रमित होगा बर्ड फ्लू से। ठीक है, उसी प्रकार से जूनोटिक डिसीज है। ठीक है, जो पशुओं के आसपास रहते हैं, अगर उनके पशु संक्रमित हैं तो उनको ये रोग होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, पशुओं तथा मनुष्यों दोनों में। ठीक है, आपको बता दें कि विश्व युद्ध में इसका प्रयोग एक जैविक हथियार के रूप में हुआ था। जैविक हथियार का मतलब यही होता है, कोई रोगजनक फैला दिए जाते हैं, विरोधी सैनिकों में फैला दिया जाता है। अब आधे से अधिक सैनिक तो ऐसे ही नहीं पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ माइंड वाली बात आ जाती है। ठीक है, उसी समय खोज हुआ था और विरोधी सैनिकों में क्या किया, फैला दिया एंथ्रेक्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारक है। ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी है बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन नंबर सी है ईस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मोडियम।
तो ये तो कब से बताया जा रहा है कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, आई होप कि ये आंसर आपको पहले से मालूम होगा। और अगला क्वेश्चन जो आ रहा है उसका भी आंसर आप पहले से जान रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है जो एक है, क्या है? हमने कहा ना आपको पहले से मालूम होगा। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तब तक आपको मालूम हो गया होगा, बाकी आपने क्लास तो की ही है, आपको पहले ही मालूम है सारी चीज़ें। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ एंड ऑप्शन नंबर डी कवक। तो प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैक्टोबैसिलस है एक, लैक्टोबैसिलस क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ध्यान देंगे, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है। ठीक है, बैसिलस शब्द जहाँ आएगा वो जीवाणु होगा। ठीक है, जो छड़ाकार जीवाणु होते हैं दंड के आकार के, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? बैसिलाई बोलते हैं। तो उनके नाम में बैसिलस आता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टो लगा हुआ है, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। आप समझ सकते हैं इसका कार्य क्या होगा? दूध को दही में बदलना, लैक्टिक अम्ल बनाना, लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलना। तो यह वही बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलता है। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शैवाल हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्लैमाइडोमोनास राइजोपस, ऑप्शन नंबर बी क्लैमाइडोमोनास स्पायरोगायरा, ऑप्शन नंबर सी अमीबा पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलियम एस्परजिलस। तो चलिए एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऑप्शन है क्लैमाइडोमोनास राइजोपस। याद करिए, क्लैमाइडोमोनास क्या है, राइजोपस क्या है। ठीक है, जब तक ऑप्शन लिखे जा रहे हैं तब तक आप आंसर का पता लगाइए। क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, नेक्स्ट है अमीबा पैरामीशियम। याद करिए, अमीबा पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजोआ है अमीबा पैरामीशियम। आपसे क्या पूछ रहा है अभी? शैवाल का नाम पूछा ना, शैवाल पूछा हुआ है, शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट है पेनिसिलियम एस्परजिलस। पेनिसिलियम और क्या है? एस्परजिलस। सारी ऑप्शंस एनसीईआरटी की बुक से ही है, कुछ भी बाहर से नहीं है। देखिए, क्लैमाइडोमोनास एक शैवाल है। ठीक है, याद है आपको क्लैमाइडोमोनास क्या है? एक शैवाल है। राइजोपस, यहाँ पे आके कुछ फॉल्ट हो गया। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड है, मोल्ड है, मोल्ड का मतलब कवक होता है, फंगस। ठीक है, तो ये तो कवक हो गया, गलत है आपका। क्लैमाइडोमोनास शैवाल है। ठीक है, स्पायरोगायरा ये भी एक हरी शैवाल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन देखते हैं पहले। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा क्या है? शैवाल है। अमीबा पैरामीशियम ये तो प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है, पेनिसिलियम एस्परजिलस, पेनिसिलियम एक कवक है जिससे पेनिसिलिन बनाई गई। ठीक है, एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर, इसका प्रयोग सिट्रिक एसिड बनाने में होता है। ठीक है, एस्परजिलस। तो ये आपका तो कवक हो गए दोनों। ठीक है, क्या है? फंगस है। तो ये तीन ऑप्शन गलत दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये ब्रेड मोल्ड बीच में आ गया, गलत कर दिया। यहाँ प्रोटोजोआ है और फंगस है। ये क्या है आपका?
एल्गी हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। यही आपसे पूछा हुआ है कि कौन से यहाँ पर शैवाल है, ठीक है। एल्गी में क्या होता है, शैवाल होता है, ठीक है। तो क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा क्या हो गए आपके, शैवाल हो गए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक युग्म है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या पहचानना है, कवक पहचानना है। ऑप्शन दिया है क्लैमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा। ऑप्शन नंबर बी है अमीबा, पैरामीशियम, राइजोपस। ऑप्शन नंबर सी है राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। एंड ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोबैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो चलिए इसका भी एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, क्लैमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा। ये तो अभी आप देख के आ रहे हैं, ये तो नहीं होने वाला कवक, क्यों? क्योंकि क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा ऑलरेडी है एल्गा, ठीक है। क्या है वो, एल्गा है, ठीक है। इन शैवाल है, जब शैवाल हैं तो कवक नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, राइजोपस। अमीबा प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम ये भी प्रोटोजोआ है, ये भी ऑप्शन आपका गलत ही होगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपका गलत ही होने वाला है, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। राइजोपस एक कवक है, लेकिन एक के कवक होने से क्या मतलब है, सारे ऑप्शन मतलब जो भी है उसमें ऑप्शन में सारे के सारे कवक होने चाहिए। नेक्स्ट है राइजोपस, एक कवक है, ठीक जा रहा है, ठीक है। राइजोपस एक कवक है, ठीक। पेनिसिलियम ये भी एक कवक है, ध्यान दीजिए इसी से पेनिसिलिन बनाई गई है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पहली प्रतिजैविक। अगला है एस्परजिलस, ये भी एक कवक है, सिट्रिक एसिड के उत्पादन में प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा अमाइलेज एंजाइम बनाया जाता है इससे। तो आपका ये तो सही होने वाला है, ठीक है। राइजोपस भी कवक है, पेनिसिलियम भी कवक है, एस्परजिलस भी कवक है। और क्या ऑप्शन में है, लैक्टोबैसिलस, ये तो गलत हो गया। बोले जहाँ बैसिलस आ गया वो जीवाणु होगा, और लैक्टोबैसिलस ये वही जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। और क्या दिया है, बैसिलस एंथ्रेसिस दिया है। ध्यान दीजिए कैसे ऑप्शन आपके गलत हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं। अभी जो लिखा जा रहा है ये जीवाणु है, आपको कवक ढूंढना है। पहला ऑप्शन शैवाल का था, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ हो गए, राइजोपस अकेले क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस सारे के सारे क्या हैं, फंगस हैं, कवक हैं, ठीक है। और जब सारे के सारे कवक हैं तो वही ऑप्शन आपका सही होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोजोआ हैं। सेम ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्लैमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, अमीबा, पैरामीशियम, राइजोपस। ऑप्शन नंबर सी है राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। एंड ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोबैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी है अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। तो क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा आपकी अभी शैवाल हो गई हैं। राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस ये आपका कवक हो गया। लैक्टोबैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु हो गया। अमीबा एक प्रोटोजोआ है।
पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही बनाने में प्रयुक्त होने वाला जीवाणु है। तो आपको तो पता ही होगा दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं, अभी तो बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर बी राइजोपस, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस एंड ऑप्शन नंबर डी हीमोफिलस। तो किसका प्रयोग होता है? लैक्टोबैसिलस, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु। ठीक है, लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन में सहायक होते हैं। किण्वन, आपने किण्वन पढ़ा हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिए, किण्वन जैसे आप अगर श्वसन पढ़े होंगे कक्षा 7 में, तो वहाँ आपको दो तरह का श्वसन पढ़ने को मिला होगा, एक आक्सीय श्वसन और दूसरा अनाक्सीय श्वसन। अनाक्सीय श्वसन में क्या हो रहा था? बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी और साथ ही साथ एथिल अल्कोहल बनता था। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह एक शर्करा है, नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वह एथिल अल्कोहल में चेंज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बनती है, एनर्जी कम प्रोड्यूस होता है। अब यही अनाक्सीय श्वसन, ठीक है, हाँ ये सही बात है। अगर आपको विस्तार से समझना है, असलियत यही है कि यह एक अनाक्सीय श्वसन है। जब यह जीवाणु और ईस्ट में होता है तब इसको क्या बोला जाता है? किण्वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जीवाणु और ईस्ट में होने वाला अनाक्सीय श्वसन ही किण्वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि किण्वन में सहायक होते हैं, कौन सहायक है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु और ईस्ट दोनों, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। तो ध्यान देंगे, किण्वन में जीवाणु और ईस्ट दोनों सहायक होते हैं। आपको याद होगा ईस्ट, ठीक है, आपको ईस्ट के बारे में याद होगा। इसको बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। जब यह बेकरी उद्योग में प्रयोग होता है, ठीक है, यानी केक बनाने में प्रयोग होता है, ब्रेड बनाने में प्रयोग होता है, पावरोटी बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसी जगहों पे इसको क्या नाम से पुकारा जाता है? बेकर्स ईस्ट के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और जब इसका प्रयोग अल्कोहल बनाने में होता है, शराब बनाने में होता है, मदिरा बनाने में होता है, ठीक है, तो इसको जो है बीवर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? बीवर्स ईस्ट। बीवर्स का मतलब होता है पेय पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ यह बीवर्स बना रहा है, ठीक है, बीवरेज बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, तो किस नाम से जानेंगे? बीवर्स ईस्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ईस्ट आपका किण्वन में सहायक है, ये तो आप जानते ही है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, बैक्टीरिया भी किण्वन में सहायक है। ये दोनों ही किण्वन का कार्य करते हैं। एक तो आपका लैक्टोबैसिलस ही है, लेकिन इससे अच्छा उदाहरण जो है आपका वो ल्यूकोनास्टाक है। क्या है? ल्यूकोनास्टाक। ल्यूकोनास्टाक, ठीक है, ल्यूकोनास्टाक क्या करता है? किण्वन का कार्य करता है। ध्यान देंगे, ईस्ट और ल्यूकोनास्टाक जो भी हैं किण्वन करते हैं, अनाक्सीय श्वसन करने वाले जीवाणु या फिर अनाक्सीय श्वसन करने वाले ईस्ट होते हैं। ठीक है, इनमें किस प्रकार का श्वसन होगा? अनाक्सीय श्वसन होगा। और वही तो आपको बताया जा रहा है कि इनमें होने वाले अनाक्सीय श्वसन को ही तो किण्वन कहा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है कि जीवाणु और ईस्ट दोनों ही किण्वन में सहायक होते हैं। ठीक है, आप जीवाणु में ल्यूकोनास्टाक याद कर सकते हैं और ईस्ट, ठीक है, आपका है ही। ठीक है, किण्वन में प्रयोग होने वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीव है एसिटोबैक्टर। ध्यान देंगे, एसिटोबैक्टर, इसका पूरा नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी या फिर एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, अब उच्चारण के आधार पे, ठीक है, कुछ लोग एसिटी बोलते हैं, कुछ लोग एसिटाई बोलते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वही बोलिए। ठीक है, इसका प्रयोग सिरका बनाने में होता है। ठीक है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप याद कर सकते हैं, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है,
तो सिरका बनाने में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का प्रयोग होता है। क्या है? जीवाणु है, ठीक है। एस्परजिलस, इसका एमाइलेज नामक एंजाइम बनाने में प्रयोग होता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड बनाने में प्रयोग होता है। यह एक कवक है, ठीक है। ईस्ट, ये देखिए किण्वन में प्रयोग होने वाला सूक्ष्मजीव सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है? ईस्ट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइजोपस, यह एक ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, जो ब्रेड को खराब कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। किण्वन में प्रयोग होने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है? ईस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य तौर पर ब्रेड मोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो अच्छा हुआ, अभी अभी इसकी चर्चा हुई है, ठीक है। आ भी गया, देखिए कौन होगा? एस्परजिलस नहीं होगा, ईस्ट भी नहीं होगा, पेनिसिलियम, राइजोपस क्या हो जाएगा? राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, ब्रेड को ख़राब कर देता है। आपने ब्रेड पे देखा होगा, कहते हैं फफूंद लग गया है, ठीक है। वो फफूंद कौन सा है? राइजोपस है, उसका नाम क्या है? राइजोपस, ठीक है। इसको ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए हमने चर्चा की थी डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, और वैसा ही क्वेश्चन आता हुआ दिया गया चित्र का है। दिया गया चित्र किसका है? ठीक है, आप एक चित्र देख पा रहे हैं। अब बताइए वो चित्र किसका है? कोरोना वायरस, HIV, बैक्टीरियोफेज, TMV, ठीक है। कोरोना वायरस, HIV, बैक्टीरियोफेज, TMV, ठीक है। अब जरा एक बार आप सबके चित्र देख लीजिए, ठीक है। कोरोना वायरस का देखिए, ठीक है, कोरोना वायरस, नेक्स्ट HIV, नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज एंड नेक्स्ट TMV। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनका डायग्राम से क्वेश्चन आता है। तो वैकोमोजेक वायरस दुनिया का पहला वायरस था जो खोजा गया, ठीक है। पहला वायरस जो खोजा गया था वो कौन सा था? TMV था, ठीक है। तो उसका पहचानने को आता है। HIV, इसका डायग्राम पहचानने को आ सकता है। कोरोना वायरस का आ सकता है। बैक्टीरियोफेज का बहुत आता है, ठीक है। अभी जो आप देख रहे हैं अब तक जान ही गए होंगे, तो क्या है? बैक्टीरियोफेज है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? ऑप्शन नंबर ए है चीनी, ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिकन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो याद करिए किसके उत्पादन में होता है? चीनी के? नहीं, चीनी से अल्कोहल बनता है, इसको किण्वन कहा जाता है, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग हो रहा था? ईस्ट का। ईस्ट एक कोशिकीय हाइफी रहित संरचना है। हालांकि ये सब चीज़ें आपको बाद में पढ़नी है, ठीक है, अभी छोड़िए। आप इसका साइंटिफिक नेम याद कर सकते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। NCERT में एक थोड़ा सा खासियत होती है, समेट के रख देती है, ठीक है। चीज़ें कम हैं यहाँ, ठीक है। आप प्राइवेट बुक पढ़ेंगे वहाँ ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। फिर भी NCERT जो दी है उसे अनिवार्य रूप से करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, NCERT इज इसेंटियल बट नॉट सफिशिएंट, ठीक है। मतलब कि NCERT आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपके लिए NCERT ठीक है, लेकिन अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो NCERT आपके लिए आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं होगी कि आपको बहुत अधिक ज्ञान उपलब्ध करा सके। आपको साइड बुक्स पढ़नी होंगी, ठीक है। अदर स्टेट वाइज की बुक पढ़नी होंगी, स्टेट वाइज की बुक भी अच्छी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? अल्कोहल के उत्पादन में होता है, ठीक। आपने देखा था चीनी से अल्कोहल में परिवर्तित होना किण्वन कहा जाता था। एक जीव करता था, एक कवक था, नाम था ईस्ट। साइंटिफिक नेम इसका याद करिए, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। बहुत जगह पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए उष्णता, ऑप्शन नंबर बी पीसना, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि एंड ऑप्शन नंबर डी मढ़ने के कारण। तो ध्यान देंगे, बताया गया था कि जब आटे में, मैदे में, ठीक है, खमीर मिलाया जाता है, ठीक है, इसमें चीनी मिला देते हैं और पानी मिला देते हैं, खमीर मिला देते हैं, तो आयतन को बढ़ा देता है। क्या करता है?
आयतन को बढ़ा देता है, ये बात भी क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। आयतन को बढ़ाता है घटाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि आयतन को बढ़ा देता है। आयतन क्यों बढ़ा आखिर? तो इसका क्या कारण हो जाएगा? ईस्ट कोशिकाओं में कोशिका विभाजन हो रहा है। आपने सुना ना, वहाँ जनन करता है, अपनी कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है। अब वहाँ रहने वाले जीव बढ़ रहे हैं तो उनके लिए जगह चाहिए, क्या करते हैं? आटे को फुला देते हैं। इसके अलावा ये श्वसन करते हैं, ठीक है। सारे जीव जो हैं श्वसन करेंगे, अनाक्षी श्वसन, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ जाएगी? उसी आटे में रहेगी, लेकिन उसका कुछ आयतन है, ठीक है। तो क्या करती है? प्रेशर डालती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? आपका आटा फूल जाता है, ठीक है। तो पहला कारण तो हो गया ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, ठीक है, या ईस्ट कोशिकाओं में जनन, ऐसा भी वो आप बोल सकते हो। कोशिका वृद्धि और जनन एक ही होता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें कोशिका वृद्धि और जनन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और दूसरा कारण अगर आपसे पूछा जाए CO2 गैस का बनना, ठीक है। जो ब्रेड फूला होता है, क्यों फूला है? CO2 गैस का बनना, ठीक है। जैसे आप रोटी बनाते हैं, रोटी फूल जाती है, क्यों फूलती है? क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो CO2 रिलीज कर रहा है, ठीक है। इससे आपका CO2 गैस क्या है? फुला देता है, आयतन को बढ़ाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण जो है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट के किण्वन से ब्रेड फूलता है, ठीक है, इसका क्या कारण है? आखिर ईस्ट किण्वन कर रहा है, ब्रेड तो फूल गई, लेकिन इसका क्या कारण है? आखिर क्या किया ईस्ट ने? संख्या बढ़ा के क्या किए भाई? तो देखिए, श्वसन किया, ठीक है। हाँ, जनन तो किया ही, श्वसन करेगा, अनाक्षी श्वसन, उसमें क्या रिलीज होगा? CO2 गैस का बनना। तो मुख्य कारण क्या है आपका? CO2 गैस का बनना। और ऑप्शन है O2 का बनना। जनन, देखिए जनन और श्वसन नहीं होगा। जब आपके पास CO2 ऑलरेडी उपलब्ध है तो आपको कहीं और नहीं सोचना है। अगर ना हो तो आप जनन और श्वसन इन सब पे जाइए, ठीक है। लेकिन दिया हुआ है CO2 गैस का बनना। ब्रेड जो फूल रही है वो क्यों फूल रही है? क्योंकि उसमें CO2 गैस बन रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम कहलाता है। चीनी अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। अभी आप पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये तो नहीं होगा। मोल्डिंग, ये भी नहीं होगा। किण्वन, किण्वन दिया हुआ तो किण्वन ही होगा, ठीक है। संक्रमण दिया, संक्रमण भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही होता है, किण्वन। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होना या शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तित होना किण्वन कहलाता है, एक सामान्य भाषा में समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको वही पढ़ना है आगे चल के, अनाक्षी श्वसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है मादा एनोफिलीज मच्छर। ये तो बहुत अच्छे से बताया गया था। ये भी बताया गया था कौन कैसे फैलाता है। काकरोच, घरेलू मक्खी, तितली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मलेरिया मच्छर से होता है। एक ही तो मच्छर दिया है यहाँ, वो कौन सा मच्छर है? एनोफिलीज मच्छर है। एनोफिलीज मच्छर है, नर है या मादा है? तो मादा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि देखा मच्छर लगा दिया मच्छर, ठीक है। एनोफिलीज है, एडीज है, क्या है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एनोफिलीज मच्छर देखना है, उसमें भी देखना है नर और मादा तो करके नहीं दिया है, तो मादा लगाना है आपको, ठीक है, फीमेल लगाना है। आई बात समझ में? तो मलेरिया परजीवी का वाहक क्या हो गया? मादा एनोफिलीज मच्छर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। ऑप्शन नंबर ए है चींटी, ऑप्शन नंबर बी है घरेलू मक्खी एंड ऑप्शन नंबर सी है ड्रैगन मक्खी, ऑप्शन नंबर डी है मकड़ी। देखिए, संचरणीय रोग जिसे संचारी रोग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हैजा, डायरिया, लूज मोशन, ठीक है, अमीबिएसिस यानी कि अमीबी पेचिस जिसको अतिसार के नाम से जानते हैं, ऐसे रोग आते हैं। टाइफाइड वगैरह भी आते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो इन सब में घरेलू मक्खी वाहक का कार्य करती है। इसको मच्छर नहीं फैलाते, ठीक है। हालांकि साथ मच्छर तो दिया भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी घरेलू मक्खी। संचरणीय रोगों का मुख्य कारक जब पूछा जाए अब क्या होगा? घरेलू मक्खी होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोग जो फैलते हैं वो मक्खियों से फैलते हैं, इसके बाद फैलते हैं मच्छरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेंगू का वाहक है? अगला क्वेश्चन, डेंगू का वाहक ऑप्शन है मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एडी मच्छर, ड्रैगन मक्खी, घरेलू मक्खी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? मादा एडीज मच्छर। ठीक है, क्योंकि एनोफिलीज किसका है? ये तो मलेरिया का है। ठीक है, तो मादा एडीज मच्छर किसका वाहक होगा? डेंगू का। ये डेंगू के साथ साथ ध्यान देंगे, डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया, पीत ज्वर और जीका वायरस जैसे रोगों का भी वाहक। ठीक है, कौन? एडीज मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सूक्ष्मजीव है। बेकरी उद्योग में बेकर्स ईस्ट क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है ए ईस्ट, एस्परजिलस, प्लाज्मोडियम, एसिटोबैक्टर। क्या होगा आपका? ईस्ट होगा। ठीक है, बेकरी उद्योग में बेकर्स ईस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब ईस्ट का प्रयोग होता है, बेकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे औषधियाँ जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को ही मार देती हैं क्या कहलाती हैं? प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक, दर्दनाशक, वैक्सीन। तो ध्यान देंगे, दर्दनाशक सिर्फ दर्द को कम करती है। आपके अंदर सारी एक्टिविटी वैसी ही है। आपको कोई बीमारी है ना, तो दर्द उसका लक्षण है। जब आप एनाल्जेसिक लेते हैं, दर्दनाशक लेते हैं, पेन किलर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो बस पेन को सप्रेस कर देता है, दबा के रखता है, कभी तुम मत बोलो, शांत रहो। ठीक है, जो हो रहा है होने दो। ये आदमी चाहता है कि इसको पता ना चले, रहने दो, कोई समस्या नहीं है। तो आपको तो रोग तो बढ़ता रहेगा, लेकिन बस जो पेन है, दर्द है, क्या है? सप्रेस होगा, दबा रहेगा। ठीक है, तो दर्दनाशक इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। ठीक है, वो मारती नहीं है किसी को। वैक्सीन, देखिए वैक्सीन किसी रोगजनक को नहीं मारती है। ठीक है, ये तब मारेगी जब यह सक्रिय हो जाएगी बॉडी में जाकर के। ठीक है, बहुत लंबा समय लेती है इसमें। ठीक है, उसी प्रकार से प्रतिरक्षी है। प्रतिरक्षी हमारे शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं, कोई औषधियाँ नहीं है। प्रतिरक्षी हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट बनाती है, टी लिम्फोसाइट बनाती है, और भी कई तरीके से प्रतिरक्षण करती है। प्रतिजैविक जो आपका है, ठीक, यही वे औषधियाँ हैं जो कुछ सूक्ष्मजीवों से बनाई जाती हैं और अन्य सूक्ष्मजीवों को मारती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि प्रतिजैविक ही वे औषधियाँ हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को मार देती हैं, प्रतिजैविक कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग कारक सूक्ष्मजीवों से लड़ने के लिए हमारा शरीर बनाता है। ऑप्शन है प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक, दर्दनाशक, वैक्सीन। सेम ऑप्शन है। तो अभी आपको बताया गया कि रोग कारक सूक्ष्मजीवों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या बना रही है? तो एंटीबॉडी बना रही है। हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, प्रतिरक्षी बनाएगी। जो भी रोग कारक होंगे उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। बी लिम्फोसाइट बनाएगी, टी लिम्फोसाइट बनाएगी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट सहायता करती है, बी लिम्फोसाइट रोगों से लड़ने का कार्य करती है। ये सब पूरा इम्यून सिस्टम में आप पढ़ेंगे। शायद हमें लगता है कि आपकी कक्षा 8वीं पूरे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक के उत्पादन में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव है। प्रतिजैविक के उत्पादन में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है कवक, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु और कवक, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जीवाणु जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नामक जीवाणु से बनाई गई है। ठीक है, तो एक जीवाणु से बनी। उसी प्रकार से पेनिसिलिन दुनिया की पहली प्रतिजैविक पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई गई। यह एक कवक हो गया, मोल्ड हो गया। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है? दोनों से बनती है, जीवाणु से भी बनती है, कवक से बनती है, कुछ शैवालों से भी बनती है, लेकिन प्रोटोजोआ से नहीं बनती। ठीक है, शैवाल जैसे क्लोरेला नाम की एंटीबायोटिक है। ठीक है, क्लोरेला शैवाल का नाम है, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक है। ठीक, क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक क्लोरेला नामक शैवाल से बनती है। ठीक है, क्लोरेला कुछ लोग को याद होगा इसके बारे में। ठीक है, कभी अगर आपको जानकारी दी गई हो, याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा तो आपका जीवाणु और कवक, ऑप्शन नंबर सी वहाँ पर सही था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसी को हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। जो घरों में गुलगुला बनाया जाता है उसमें क्या डालते हैं? खाने का सोडा डालते हैं, वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सी है अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी है ईस्ट। अल्कोहल और ईस्ट कोई एंटीबायोटिक थोड़ी ना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अभी बताए हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनी पहली एंटीबायोटिक थी, ठीक है। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड। किसे बनाई गई? मोल्ड से बनाई गई, कवक से बनाई गई। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड दैट मेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये ऐसी एंटीबायोटिक है दुनिया की पहली जो कि बैक्टीरिया के प्रयोग से बनाई गई है, ठीक है, जीवाणु के प्रयोग से बनाई गई है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका क्या हो गया? प्रतिजैविक हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक हो गया। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन दुनिया की पहली प्रतिजैविक है जो के प्रयोग से बनाई गई। किसके प्रयोग से बनाई गई? अभी बताया जा रहा है पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक से बनाई गई, ठीक है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंदी, प्रोटोजोआ। देखिए कवक फफूंद एक ही नाम है, मोल्ड भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, फादर ऑफ एंटीबायोटिक किसे कहा जाता है? पेनिसिलिन ध्यान देंगे 20वीं सदी की सबसे महान खोज रही है, ठीक है। 20वीं सदी में जो सबसे बड़ी खोज हुई उसका क्या नाम था? एंटीबायोटिक की खोज, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज, ठीक है। किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। बताया था ना, एक गलती से इनको खोज हो गया, ठीक है, कोई खोज करने निकले नहीं थे। वही होता है, आप जो है सोने की खोज में निकलें और आपको हीरा मिल जाए, वही हाल हुआ। छोटा प्रयोग कर रहे थे, बड़ी चीज़ मिल गई, ठीक है। नोबेल प्राइज़ भी मिला इन लोगों को 1945 में इसके लिए, ठीक है, गलती से खोज के लिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की है। इसके अलावा और लोग भी हैं यहाँ ऑप्शन में, वो लोग नहीं हैं, गलत है। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच, इन सब का अलग अलग खोज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी इसको स्पष्ट करेगा किसने क्या खोजा है। गलत मिलान का चयन कीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पाश्चरीकरण, लुई पास्चर, किण्वन, एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की खोज, रॉबर्ट कोच, एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज। तो चलिए देखते हैं गलत मिलान कहाँ है। अभी आपको बताया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक खोजा है, उस प्रतिजैविक का नाम क्या है? पेनिसिलिन नाम है, ठीक है। लुई पास्चर, इन्होंने किण्वन खोजा है, लुई पास्चर सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की खोज, चेचक यानी छोटी माता, इन्होंने छोटी माता के टीके की खोज की है, यह भी आपका सही है। रॉबर्ट कोच, इन्होंने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज की, ये भी सही है। देखिए पाश्चरीकरण लुई पास्चर साहब ने खोजा है, और आपके यहाँ ऑप्शन में दिया है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पाश्चरीकरण खोजा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका टोटली रॉन्ग, ठीक है, यानी यही आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि गलत मिलान का है तो पहचानना है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक लाभकारी नहीं है। ऑप्शन है सर्दी जुकाम फ्लू, ऑप्शन बी है क्षय रोग टाइफाइड, ऑप्शन सी है हैजा क्षय रोग, ऑप्शन डी है टाइफाइड हैजा। देखिए एंटीबायोटिक मुख्य रूप से जो है बैक्टीरियल डिसीज पे काम करती है। कहाँ काम करती है? बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, क्योंकि इसी के विरुद्ध बनाई गई है, जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध, तो उसी पे काम करेगी, जीवाणुवीय रोगों पे। लेकिन यहाँ पर जो सर्दी जुकाम फ्लू है ये होता है वायरस से, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? तो देखिए सर्दी जुकाम फ्लू ये जो रोग है ना, ये वायरस से होते हैं। किससे होते हैं? वायरस से। जब वायरस से होते हैं तो जीवाणु की दवा दोगे कहाँ काम करेगा, ठीक है। यही कारण है, क्योंकि यह रोग विषाणु से होते हैं। यहाँ पे आपको देना होगा एंटीवायरल, क्या देना होगा? एंटीवायरल ड्रग देनी होंगी, ठीक है।
उसी प्रकार से कोई फंगल इन्फेक्शन है जैसे कि दाद है, ठीक है, दाद, ये एक फंगल इन्फेक्शन है तो यहाँ क्या दोगे, एंटी फंगल देना है, एंटी फंगल ड्रग। एंड मान लीजिए कि उसको हैजा हो गया, हैजा क्या है, एक जीवाणु रोग है, यहाँ पे क्या देना है, एंटीबायोटिक देना है। तो ये कैटेगरी है, फंगल इन्फेक्शन में एंटी फंगल चलती है, बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक और वायरल डिसीज में एंटीवायरल ड्रग चलती है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो प्रतिजैविक लाभकारी नहीं है सर्दी जुकाम एवं फ्लू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीके में होते हैं प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव, सक्रिय सूक्ष्मजीव। तो ध्यान दीजिए, टीके का सिद्धांत क्या था कि आपको मृत या निष्क्रिय रोगजनक दिए जाएंगे, आपकी बॉडी बड़ी रिस्पांस करेगी, ठीक है, वो वैसा ही रिस्पांस करेगी जैसे सक्रिय के साथ करती, ठीक है। तो इससे बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है, उसी के मुताबिक आपके अंदर प्रतिरक्षा विकसित होती है। तो प्रतिरक्षी आपको नहीं दिए जाते हैं, प्रतिरक्षी विकसित करता है, ठीक है। जैसे कि एंटी वेनम है, वो वैक्सीन नहीं है, ध्यान देंगे वो वैक्सीन नहीं है, ठीक है, वो क्या है, एंटी वेनम, ठीक है, वह तुरंत कार्य करती है, कोई प्रतिरक्षी नहीं बनाती है, उसमें प्रतिरक्षी हैं, बने बनाए प्रतिरक्षी आपके शरीर को दे दिए जाते हैं, ठीक है, जो सांप काटने की दवा होती है या सांप काटने का इंजेक्शन, ठीक है, एंटी वेनम बोलते हैं, उसमें ऑलरेडी बने बनाए प्रतिरक्षी हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आपके बॉडी में प्रतिरक्षी बनने का समय दिया जाए, ठीक है। तो टीका में आप ध्यान देंगे, वैक्सीन में यह दो सिद्धांत पे कार्य करती है, एक तो मेमोरी किसके, इम्यून सिस्टम के, हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसकी मेमोरी के सिद्धांत पे कार्य करती है, इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे कार्य करती है। और दूसरा कि इसमें होते क्या है, इनएक्टिव पैथोजन होते हैं, इसमें रोगजनक ही होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोरोना की वैक्सीन है तो क्या करेंगे, कोरोना का निष्क्रिय वायरस आपके बॉडी में इंटर करा देंगे। अब निष्क्रिय है, करेगा तो कुछ नहीं, है ना, लेकिन आपकी बॉडी तो समझ लेगी कि इसको कैसे संभालना है। तो टीके में क्या होते हैं, मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव होते हैं, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का टीका अभी विकसित नहीं है, हेपेटाइटिस, क्षय रोग, पोलियो, एड्स। ध्यान देंगे, एड्स का टीका अभी तक विकसित नहीं, ठीक है, एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, बनने को तो बहुत बनी है लेकिन सब जो है फेल, ठीक है, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो एड्स का अभी तक कोई प्रभावशाली टीका विकसित नहीं हुआ है। हेपेटाइटिस का है, ठीक है, हेपेटाइटिस का टीका है, हेपेटाइटिस का है, जैसे कि रिकाम्बीवैक्स HB, यह जो है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्षय रोग, TB, इसका भी टीका है, नाम है BCG। और क्या दिए हुए हैं, पोलियो दिए हैं, इसमें OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो सबसे कॉमन है। इसके अलावा IPV भी चलती है, ठीक है। टाइफाइड का भी टीका है। तो ज़्यादातर रोगों के टीके उपलब्ध हैं, ठीक है, लेकिन एड्स जो है इसका अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं, ठीक है। टाइफाइड का TAB है, ठीक है, आप याद कर सकते हैं, टैब, ठीक है। तो ये टीकों के नाम हैं, हेपेटाइटिस का रिकाम्बीवैक्स HB, ठीक है, TB का BCG, पोलियो का OPV, IPV और टाइफाइड का क्या है, TAB है, ठीक है।
तो ज़्यादातर रोगों के टीके विकसित हो चुके हैं, लेकिन एड्स का कोई टीका अभी तक विकसित नहीं है और इसका कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है। मान चलिए कोई दवा भी विकसित नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक का अनावश्यक प्रयोग से होने वाली हानि है। प्रतिजैविक का अगर हम अनावश्यक प्रयोग करते हैं तो इससे हमें क्या हानि होगी, ठीक है। ऑप्शन है शरीर प्रतिजैविक प्रतिरोधी बन जाता है। अगला है यह उपयोगी जीवाणुओं को भी मार देती हैं। कौन? एंटीबायोटिक, ठीक है। यह हानिकारक जीवाणुओं को मार देती हैं। ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति बेवजह एंटीबायोटिक ले रहा है, आवश्यकता से अधिक ले रहा है, ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब हमारी बॉडी में जो है एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस की संख्या आ जाती है। जो भी बैक्टीरिया है वो खुद रेजिस्टेंट बन जाते हैं, प्रतिरोधक बन जाते हैं। यानी एंटीबायोटिक प्रभावशाली नहीं होगी। आप उसको खाने कितना खाइए, कोई असर नहीं करेगा। पेनिसिलिन, अभी इतनी चर्चा होती है एंटीबायोटिक के रूप में, पेनिसिलिन पेनिसिलिन पेनिसिलिन, लेकिन ज़्यादातर लड़के पेनिसिलिन नहीं देखे हैं। असल में जो देखते हैं अगर उनको बताया जाता है तो क्लोरामफेनिकोल होता है, ठीक है। क्या होता है? क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो अभी चल रही है पेनिसिलिन की जैसी। लेकिन वास्तविकता में पेनिसिलिन अभी देखने को नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? जब पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था तो लोगों ने अंधाधुंध पेनिसिलिन खाया। ऐसा लग रहा है मतलब नाश्ते में ले रहे हैं, लंच में ले रहे हैं, डिनर में ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो, पेनिसिलिन पेनिसिलिन पेनिसिलिन, हद से ज़्यादा, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि उनका बॉडी जो था, शरीर जो था लोगों के, इसके जीन में चला गया कि भैया पेनिसिलिन आए तो कैसे संभालना है, बता दिया हमारी बॉडी, ठीक है। पेनिसिलिन को ही रोगजनक मान लिया और आज पेनिसिलिन के प्रति किसी की बॉडी जो है कोई अनुक्रिया नहीं करती। आप पेनिसिलिन खा लीजिए, कोई असर नहीं करने वाला, ठीक है। अभी जो आप पेनिसिलिन जैसे दुकानों पर जाएंगे, आँखों में डालने के लिए पेनिसिलिन लेते हैं, कहते हैं पेनिसिलिन दे दीजिए, तो आपको दिया जाता है, असल में पेनिसिलिन नहीं है, वो क्लोरामफेनिकोल है, ठीक है। अलग से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विकसित की गई थी बाद में, उसका नाम है क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इन सब का नाम लिया जाए अभी भी बाजार में मिलते हैं, ठीक है, और धड़ल्ले से भी चलते हैं, बढ़िया काम करते हैं, लेकिन पेनिसिलिन काम नहीं करती। तो पहला नुकसान तो यही है कि अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है, शरीर जो है प्रतिजैविक प्रतिरोधी बन जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाता है। और दूसरा नुकसान ये है कि हमारी बॉडी में कुछ लाभदायक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं जो दही में पाए जाते हैं या छाछ में पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम दही वही खाते हैं तो बैक्टीरिया हमारे अंदर आते हैं और ये करते क्या, हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं, विटामिन निर्माण में सहायता करते हैं। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे मान लीजिए टाइफाइड हुआ है तो साल्मोनेला टाइफी को ही नहीं मारेगा, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु ना, इसको ही मारेगा, जो कि लाभदायक बैक्टीरिया था। तो यह एक नुकसान है कि यह लाभदायक बैक्टीरिया को भी मार देती है, ठीक है। तो यहाँ दो हानियाँ हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाता है। बाकी हानिकारक जीवाणुओं को मार रही है, इससे हमें क्या मतलब, बढ़िया काम कर रही है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अब आप आ गए हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु एवं कवक, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु एवं नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु एवं विषाणु। तो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, सबको याद होगा, बैक्टीरिया, एक राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम याद करना है, नील हरित शैवाल, ठीक है, अभी आप यही याद करिए, ठीक है। इसके अलावा बाद में आप याद कर लीजिएगा, एनाबिना का नाम याद कर लीजिएगा, नास्टाक का नाम याद कर लीजिएगा। सब क्या है? नील हरित शैवाल है, जो क्या करती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, ठीक है। बहुत सारी नील हरित शैवाल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, ठीक है। तो जीवाणु एवं नील हरित शैवाल क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जैविक अपघटन नहीं होता? जैविक अपघटन का क्या मतलब है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता। सब्जियों के छिलके, देखिए अगर वह पदार्थ जैविक है तो जैविक अपघटन होगा, अगर जैविक नहीं है तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सब्जियों के छिलके
जैविक है, हो जाएगा, ठीक है। कागज़, ये भी जैविक है, ये पेड़ों से ही तो बनता है, पेड़ तो जैविक थे ना, तो हो जाएगा कागज़ का भी। विष्ठा, विष्ठा का क्या मतलब होता है, ठीक है, मल मूत्र, ठीक है, लैट्रिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग जैविक नहीं है, अकार्बनिक है, यह रसायनों से बना है, ठीक है। तो पॉलीथीन बैग का जैविक अपघटन नहीं होता, इसीलिए जो है पॉलीथीन बैन हो चुकी है, ठीक है। शायद 3 जुलाई यही कुछ डेट थी, 3 जुलाई शायद है, भारत में पॉलीथीन को पूर्णतः बैन कर दिया गया है। बाकी बैन हुई है नहीं है उससे नहीं मतलब है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है पॉलीथीन बैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कहे जाते हैं? वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रोगजनक या रोगाणु, ऑप्शन नंबर बी रोगवाहक, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्मजीव एंड ऑप्शन नंबर डी हानिकारक सूक्ष्मजीव। क्या हो जाएगा आपका? रोगजनक, पैथोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैथोजन क्या कहा जाता है? पैथोजन यानी रोगजनक, और इसी का इंग्लिश में नाम है जर्म, ठीक है। क्या कहते हैं? एक तो पैथोजन बोलते हैं इंग्लिश में, ये रोगजनक की इंग्लिश है, और रोगाणु इसको बोलते हैं जर्म, ठीक है। आप लोगों ने टीवी की ऐड में बहुत देखा होगा इस शब्द को, जर्म जर्म जर्म, कीटाणु, रोगाणु, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, रोगजनक या रोगाणु, ठीक है। नेक्स्ट है संचरणीय रोग हैं, हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे रोग संचरणीय हैं। क्यों है संचरणीय? क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं तो ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जनित पादप रोग है, सिट्रस कैंकर, गेहूं का रस्ट रोग, भिंडी का पीत रोग, तंबाकू का मोज़ेक रोग। तो ध्यान देंगे, तंबाकू का मोज़ेक रोग, इसी में सबसे पहले विषाणु की खोज हुई थी, ठीक है। तो यह एक विषाणु से होता है तंबाकू का मोज़ेक रोग। इसके अलावा भिंडी का पीत रोग, यह भी विषाणु से होता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक से होता है। सिट्रस कैंकर या नींबू कैंकर, ठीक है, शायद बुक ने नींबू कैंकर दिया है, ठीक है। नींबू एक सिट्रस फल है, ठीक है, तो कोई इसमें समस्या नहीं है, इसको सिट्रस कैंकर अगर बोला जाता है। सही नाम असल में सिट्रस कैंकर ही है, ठीक है। तो सिट्रस कैंकर एक जीवाणु जनित रोग है, यह जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु से होता है। क्या नाम है जीवाणु का? ठीक है, जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। क्या होता है इसे? सिट्रस कैंकर होता है, ठीक है। शायद कैंसर की स्पेलिंग है सिट्रस कैंकर, ठीक है। इसमें कौन कौन से फल आते हैं? नींबू आता है, संतरा आता है, मौसमी, मौसमी होता है, ठीक है, मौसमी थोड़ी ना होता, मौसमी, ठीक है। ये आपके सिट्रस फल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग होने वाला रसायन है? ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट। तो आपको बताया गया था, इसको स्पेशल याद करना है। खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजाब है, ठीक है, ये क्या परिरक्षक करेगा, ठीक है। अम्लों की प्रकृति तो संक्षारक ही होती है ना, ये क्या परिरक्षण करेंगे। फिटकरी, ठीक है, फिटकरी भी संक्षारक प्रकृति की होती है, जैसे दूध में डालते हैं दूध फट जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन होता है, जहर मिलाइएगा उसमें संरक्षण के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? सोडियम बेंजोएट, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो क्या है? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चरीकरण एक विधि है, खाद्य परिरक्षण की एक विधि है जिससे परिरक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा परिरक्षण किया जाता है। ऑप्शन है दूध का, फल का, सब्जियों का, मांस का, ठीक है।
तो किसका परीक्षण किया जाता है? पाश्चरीकरण लुई पाश्चर ने खोजा था। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, जिससे दूध को लगभग 6 महीने, मान के लिए इतनी एज होती है, बहुत अधिक नहीं होती, 6 महीने तक परिरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो पाश्चरीकरण दूध को परिरक्षित करने की विधि है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ के एमसीक्यू समाप्त होते हैं। पूरे लेसन के एमसीक्यू कराए गए हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू कराने के बाद आपका ये लेसन कम्प्लीटली समाप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर एमसीक्यू नहीं होता है तो आप आधे अधूरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला लेसन संश्लेषित रेशे शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।